अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा तनवीर और उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से और महफूज होंगे। किसी भी चीज़ की ज़्यादती इंसान को नुकसानदेह होती है और ईद उल अज़हा के मौके पे गोश्त की ज़्यादती सेहत को मुतासिर करती है। ईद कुर्बान पर घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं और इनकी खुशबू से इंसान ख़ुद को दूर रख नहीं सकता। ईद कुर्बान के मौके पे इंसान गोश्त खाता है और गोश्त की ज़्यादती इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। गोश्त प्रोटीन देता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी ज़्यादती इंसान की सेहत को बहुत ख़राब करती है। इसी सिलसिले में आज हम आपकी बात करवाते हैं मुल्क के मारूफ डॉक्टर सलमान जावेद से, जो कि मैदे और जिगर के कंसल्टेंट हैं। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि गोश्त की मिकदार कितनी लेनी चाहिए ताकि हम इससे प्रोटीन भी हासिल करें और अपनी सेहत को भी ठीक रखें। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सलमान जावेद से और उनसे पूछते हैं कि गोश्त कितना मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, चूँकि कोरोना भी चल रहा है और ईद कुर्बान भी आने वाली है, तो कुछ आप हमें बताएं कि गोश्त कितना मुफीद है और कितनी मिकदार में लेना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि ऑब्वियसली गोश्त जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा तो है, लेकिन ईद के मौके पर ये होता है क्योंकि गोश्त काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को अवेलेबल होता है, तो उसमें लोग खाने पीने में उस तरह से एहतियात नहीं कर पाते जिससे उनको करनी चाहिए। तो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई ऐसी डिफ़ाइंड मिकदार तो नहीं है कि हम इतना गोश्त खाएं और इतना ना खाएं, लेकिन हेल्दी ईटिंग के जो असूल होते हैं कि आपने जो भी खाना है उसको इतना इस्तेमाल करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना हो। कोई भी खाना हो, चाहे वो गोश्त है या वो कुछ और है, कि उसमें ओवर ईटिंग ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है उसको किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से उसको बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे जब ये ईद कुर्बान आती है, लोग इस तरह करते हैं कि गोश्त को काफ़ी देर के लिए महफूज कर लेते हैं अपने फ्रीज़र में। जो आम गोश्त होता है, जो कुर्बानी से हट कर होता है, जो हम आम डेली लाइफ में लेकर आते हैं, वो तो यानी मुफीद होता है, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको हम कितनी देर तक रख सकते हैं और खा सकते हैं हम? देखिए, जब कोई चीज़ ज़ाहिर है, अगर कोई चीज़ फ्रेश है तो उसकी अफादियत कुछ और है, उसको फ्रीज़ कर लिया जाता है। तो अगर ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हों तो ऑब्वियसली उनकी वो अफादियत भी नहीं रहती और उसमें जो न्यूट्रिशंस जो हमें मिलती हैं वो भी नहीं मिल सकती। तो जनरली स्पीकिंग हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए तो ठीक है कि आप फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स में भी आप उसको रेफ्रिजरेट करके फ्रीज़ करके उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा तो जो गोश्त की जो अफादियत है और जो उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बेहतर पता है कि आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है और ईद कुर्बान भी है, लोग खाते पीते भी हैं। तो कितनी मिकदार में खाएं? और ये गोश्त यानी जैसे कट कर यानी ताज़ा गोश्त कटता है तो उसको हम फ्रीज़ करें या फ़ौरन पका लें ताकि मैदे पे नुकसान भी ना हो और इंसान खा भी सके? तो इसका क्या टाइम पीरियड होता है? देखिए, जो मिकदार की जो बात की वो पहले भी जैसे मैंने बताया कि उसमें डिपेंड ये करता है कि आप हर बंदा जो है वो उसको कितनी अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे की जो ईटिंग कैपेसिटी और जो उसके स्टमक की कैपेसिटी, उसका खाना पीना, उसकी भूख उसके मुताबिक है। एक जनरल असूल ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो गोश्त है या कुछ और है, जहाँ पे आपको ये फ़ील होना शुरू हुआ कि अब आपकी भूख ख़त्म होने वाली है, उस पॉइंट पे आपको खाने को छोड़ देना चाहिए। उससे ऊपर अगर हम खाएंगे तो वो ओवर ईटिंग होती है। कोई भी बंदा जब को खाना खाता है तो देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, मेरा पेट भर रहा है, तो वहाँ पे उसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरी जो गोश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है वो ये कि जो भी गोश्त पकाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बारबेक्यूड आइटम्स, बहुत ज़्यादा ग्रिल्ड आइटम्स, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और घी का इस्तेमाल अगर हो तो वो ज़रा ज़्यादा ऑब्वियसली स्टमक के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। चूँकि ये कुर्बानी का जो गोश्त होता है ये अपना भी घी छोड़ता है जब पकाते हैं, तो हमें इसको कितनी देर तक पकाना चाहिए ताकि ये है कि इसमें से प्रोटीन भी रहें और अफ़ादियत भी पहुँचे और नुकसानदेह भी ना हो? वैसे ये जो कितनी देर तक पकाना है ये तो टिपिकली ख़वातीन का शोबा है कि कितनी देर तक पकाना है, लेकिन फॉर अ जनरल हेल्थ प्रिंसिपल ये चीज़ है कि जो भी गोश्त या कोई भी चीज़ पकाई जा रही है वो इतना हो कि इट बिकम सॉफ्ट एंड टेंडर, कि वो थोड़ा सा गोश्त गल जाए, नरम हो। और वो ऑब्वियसली जब ख़वातीन पका रही होती हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि गोश्त कितना गल रहा है और किसको कितना पकाना चाहिए। ओवर कुकिंग अगर करेंगे तो उससे भी प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, उसका प्रॉब्लम फिर वो ज़ाहिर है ग़िज़ाइयत नहीं रहती। और अंडर कुक करेंगे तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स रिलेटेड टू द कुक कि वो उसको देख लें कि किस पॉइंट पे गोश्त गल गया हुआ है और उससे ज़्यादा उसको ओवर कुक ना किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, ईदें भी आती हैं और आप डेली पेशेंट्स भी देखते हैं जो यानी मैदे के आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में क्या इश्यूज़ होते हैं कि ज़्यादा खाने की वजह से होता है मैदे का मसला, या उनकी डेली रूटीन ठीक नहीं होती है, स्लीपिंग हैबिट्स ठीक नहीं होती हैं? तो क्या वजह होती हैं? दोनों चीज़ें साथ हैं। एक तो ओवर ईटिंग तो डेफिनेटली होती है, लोग ज़्यादा खाते हैं।
और दूसरी चीज़ फिर ये, जैसे पहले बात हुई कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है कि उसको किस तरह से पकाया जाता है, क्योंकि उसमें स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, लोग ओवर कंज्यूम करते हैं, और फिर उसमें ज़्यादा जो मिर्च मसाले होते हैं उनकी वजह से स्टमक डिस्टर्ब होता है, पेशेंट वॉमिटिंग और डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, पेट की दर्द के साथ आते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है अगर गोश्त को प्रॉपरली चबा के ना खाया जाए तो गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि हमारे फूड पाइप में फंस सकती है। जो फूड मटेरियल है गोश्त, उसमें सबसे कॉमन है जो कि फूड पाइप में फंस सकता है। सो उसको प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए। कुक्ड उसमें ठीक है मिर्च मसाला यूज़ करें, लेकिन दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली नहीं होना चाहिए। तो उससे फिर वो पेट की दर्द भी नहीं होएगी, वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस भी नहीं लगेंगे अगर आप उसको मुनासिब मिकदार में यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम खा पी लेते हैं उसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं खुद इस तरह, यानी होता है कि डाइटिंग के कॉन्सेप्ट से कि ठीक है हम खा लेते हैं उसके बाद ग्रीन टी, तो ये जो ग्रीन टी होती है खाने के बाद हम ले लेते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि गोश्त भी हम खा रहे हैं वो भी गर्म है और ग्रीन टी भी किसी हद तक गर्म होती है। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं ग्रीन टी से हम काफ़ी अपना वेट भी कम कर सकते हैं और मैदे पे नुकसान नहीं होगा, तो ये कितना नुकसान देती है? अच्छा, ग्रीन टी जो है वो कोई इतना मैजिकल पोशन नहीं है कि हम कुछ भी खा लें और उसके बाद अगर ग्रीन टी यूज़ कर लेंगे तो सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एज़ अ जनरल प्रिंसिपल ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप कोई खाना खाने के बाद अगर आपको हॉट ड्रिंक लेते हैं तो उससे डाइजेशन थोड़ी सी बेहतर तो होती है, लेकिन ये कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ग्रीन टी का कोई बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ना लेने में भी कोई इतना नहीं, और अगर आप ले भी रहे हैं तो उसको ये सोच के ग्रीन टी ज़्यादा एक्सेस यूज़ करना कि इससे जो कुछ खाया पिया है, जो भी बदपरवेज़ी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते आप ये बात बताइए, चूँकि कोरोना वायरस भी है, ईद कुर्बान भी है, तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए जो कि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या खाएं, अब गोश्त कितनी मिकदार में खाएं और किस तरह खाएं ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और ईद घर में मनाएं, ना कि हस्पताल में। हाँ, उसमें सिर्फ जो बेसिक चीज़ है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हेल्दी ईटिंग के होते हैं कि आपने जो भी खाना है उसमें ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, ज़्यादा फ्राइड और ऑयल्ड आइटम्स ना हो, ग्रिल्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा, अगर बारबेक्यू ज़्यादा मकदार में खाएं तो वो भी स्टमक के लिए ठीक नहीं है। और खाने की जो मकदार का ताल्लुक है वो ऑब्वियसली गोश्त आपके पास ही पड़ा हुआ है, घर में ही है, तो एक ही टाइम पे सारा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्मॉल पोर्शंस में लिया जा सकता है। और एक्सक्लूसिवली गोश्त खाने की ज़रूरत भी नहीं है, साथ में फ़ाइबर इनटेक ज़रूर होना चाहिए, फ़ाइबर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, और साथ में पानी का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत यूज़ होती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन गोश्त के साथ को बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में सिर्फ एसिड ही होता है और चीनी होती है और कुछ नहीं होता। तो उसको अपनी भूख के मुताबिक लें, ओवर ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना हो, और साथ में कोई फ़ाइबर इनटेक हो तो ईद ठीक गुजर सकती है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत टाइम दिया, कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स को बताया कि ईद किस तरह एंजॉय करें कोरोना वायरस के साथ। जी व्यूवर्स, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई मुल्क के मारूफ डॉक्टर सलमान जावेद से, जिन्होंने बताया कि चूँकि कोरोना वायरस भी है और ईद कुर्बान भी है, तो किस तरह की खुराक लें ताकि आपका मैदा ठीक रहे और आप ईद इंजॉय भी कर सकें। आप अपनी और अपने प्यारों का ख्याल रखें और ईद को घर में इंजॉय कीजिए, ना कि अपने आप को तकलीफ़ में डाल के हस्पताल जाइए। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।